सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपशेप। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है, क्या सिलेबस है। ठीक है, तो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को पढ़ेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? जहाँ से हमने छोड़ा था। कहाँ छोड़ा था हमने? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा था इसके पहले। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही ये एक्सटेंशन है। फिर इसमें क्या होगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम या फिर स्टैटिक बॉडी थी, एंड हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम भी था, जहाँ पे डायनामिक बॉडीज, जहाँ पे मोशन था। सिंस हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग के जो स्ट्रक्चर्स हैं ज़्यादातर मूवेबल नहीं है, ज़्यादातर मतलब इन द सेंस कि लगभग निग्लिजिबल है जो मूवेबल है ना। तो हम स्टैटिक बॉडीज़ के बारे में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का रिवाइज कर लें, है ना। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं सॉम के तरफ। ठीक है, तो ये हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, क्या क्या था बताओ। यहाँ पे स्टैटिक मतलब बॉडीज आर नॉट इन मोशन। ठीक है, यहाँ पे डायनामिक्स क्यों आएगा? क्योंकि उन पे बॉडीज पे फोर्सेस लगेंगे, मूवमेंट्स लगेंगे। फोर्सेस एंड मूवमेंट्स के कारण उनमें मूवमेंट होगा। ठीक है, मूवमेंट, MOVEMENT, मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये डायनामिक्स में आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी हमारे पास बाइफरकेशन है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स में हमें बॉडी के बारे में, उसके मूवमेंट के बारे में या मोशन के बारे में पढ़ना है ना। लेकिन क्या होगा, हम उसके मास को कंसिडर नहीं करते हैं। उस एज ए पॉइंट मास कंसिडर कर सकते थे। इसमें हमने डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन देखी थी। ठीक है, और हमने उनका एनालिसिस किया था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। ठीक है, और यदि काइनेटिक्स की बात करें तो इसमें फोर्सेस एक्ट हो रहे थे। ठीक है, तो उसका जो हमने एनालिसिस किया था वो किया था मास को कंसिडर करके। ठीक है, क्योंकि हमारा F नेट इज इक्वल टू M इंटू A। ठीक है, तो हमारे पास दो पार्ट्स हैं, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्टैटिक्स पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, स्टैटिक एंड डायनामिक कंडीशंस देखते हैं। पहले एक बॉडी पे फोर्सेस में कब स्टैटिक कंडीशंस जनरेट होती है एंड कब डायनामिक कंडीशंस जनरेट होगी। ठीक है, हमने तीन बॉडी ले ली, A, B एंड C। ठीक है, सिमिलर बॉडीज ले ली हमने तीन। ठीक है, ये कहाँ पड़ी है? रेस्ट पे पड़ी है अभी। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसमें है नहीं, तो अभी ये रेस्ट पे है। ठीक है, इस पे हमने क्या किया, एक फोर्स लगा दिया F का इस डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे ही हमने फोर्स लगाया, आपको पता है फोर्स क्या करता है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, ये बॉडी मूवमेंट करने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे F नेट जो कि F के बराबर है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बॉडी यहां से जाके कुछ समय के बाद कहीं और चली जाएगी, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। सभी को पता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। जो भी डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर दिया वो डिस्प्लेसमेंट है। डायरेक्शन के साथ हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, सेम इस बॉडी में हमने क्या किया, फोर्स लगाया सेम अमाउंट का, लेकिन दोनों साइड से लगा दिया। तो क्या ये बॉडी भाग जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि
हम सबको पता है इस पे एफ नेट जो है, एफ नेट वो हो गया 0 नेट विच इज एफ माइनस एफ विच इज 0। सिंस फोर्स लगे हैं एफ नेट इज 0 तो एक्सेलरेशन इज 0, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा बॉडी का। डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो फोर्सेस ने यहां पे किया क्या है, ये जो फोर्सेस हैं इन्होंने यहां पे किया है क्या है, फोर्सेस लगे हैं कुछ तो किया होगा। सिंस यदि हम देखें इस बॉडी पे तो ये दोनों फोर्स उस पर एक्ट हो रहे हैं, हमें दिख रहा है ये कंप्रेशन कर रहे हैं। यदि ये रिजिड बॉडी होती है, फॉर ए रिजिड बॉडी नो डिफॉर्मेशन, नो डिफॉर्मेशन, सो नो स्ट्रेसेस, क्योंकि डिफॉर्मेशन नहीं है तो स्ट्रेन नहीं है, एंड स्ट्रेन नहीं है तो नो स्ट्रेसेस। ठीक है, तो हमारे पास सब कुछ जीरो हो जाएगा। लेकिन डे टू डे लाइफ में ऐसा तो है नहीं। क्या नहीं है, आपकी बॉडी रिजिड तो है नहीं, तो ये फोर्सेस के कारण कुछ ना कुछ आएगा। मतलब ये फोर्सेस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रहे लेकिन इस बॉडी को डिफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफॉर्मेशंस। क्या आएगा, डिफॉर्मेशंस। यहां पे देखा जाए तो यहां नो डिफॉर्मेशंस, यहां पे डिफॉर्मेशंस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों साइड से फोर्सेस नहीं लगा। इंटरनली इसको देखा जाए तो इसमें इंटरनल फोर्सेस जनरेट नहीं हुए, जो भी है वो एक्सटर्नल है। यदि इसको मैं काटूं तो यहाँ पे एक नेट फोर्स F का इंटरनली मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, नो डिफॉर्मेशंस। ठीक है, यदि हमने फोर्स लगाया F का इधर और F/4 का यहां लगा दिया इस साइड से, यदि हम देखें इस पे तो F नेट विल बी F माइनस, यदि हमने उस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, उस कौन सी, राइट हैंड साइड की, तो इधर वाली नेगेटिव F/4, तो नेट फोर्स हमारा 3F/4 का आ गया। ठीक है, ये जो 3F/4 का नेट फोर्स आया है, क्या करेगा ये इस बॉडी को क्या करेगा, ये इस बॉडी का एक्सेलरेशन करवाएगा या फिर चेंज इन वेलोसिटी करवाएगा। तो मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, किसके कारण आएगा, 3F/4 के कारण, क्योंकि यहां पे क्या है, नेट फोर्स है। ठीक है, और यदि हम देखें तो जो बाकी का F/4 बच गया है वो भी तो कुछ करेगा, वो क्या करेगा, इसका डिफॉर्मेशन। ठीक है, वो ये होगा इसके कारण, एंड F/4 जो कि इंटरनल फोर्सेस जनरेट या कहें कि इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट करवाएगा, वो डिफॉर्मेशन भी प्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि यदि सिर्फ F नेट, यदि सिर्फ बॉडी में F नेट है F के बराबर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिफॉर्मेशन नहीं होगा। डिफॉर्मेशन क्यों होगा, सिर्फ और सिर्फ तब जब उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस या फिर इंटरनल फोर्सेस जनरेट होंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लो, है ना। सिंस यहाँ पे जो बॉडीज हैं वो 1D में जा रही है, तो उसे हम लीनियर डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये और डिस्प्लेसमेंट भी लीनियर ही हो रहा है ना। ठीक है, सेम एंगुलर और एंगुलर डिफॉर्मेशन भी होता है, ये लिख लो, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, हम क्या देखेंगे, टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। लिख लिया, लिखो, नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिफॉर्मेशंस। उसमें पहला देखो, यदि हमने एक बीम लिया है, ये है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर कौन सी चिड़िया का नाम है वो हम 1 या 2 क्लास में देख ही लेंगे।
ठीक है, बीम्स सारे टाइप्स देखेंगे। फिलहाल ये कैंटिलीवर बीम है जो कि लगभग सभी लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। इसमें हमने फोर्स लगा दिया F का। सिंस ये वाला एंड स्टिक है, फिक्स्ड सपोर्ट है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट अगली क्लास में मिल रहा है, ठीक है। फिक्स्ड सपोर्ट का मतलब ये समझो कि यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा, कितना भी फोर्स कर दो, मतलब ये रिजिड टाइप ऑफ सपोर्ट है, ये यहाँ से नहीं हिलेगा, है ना, ठीक है। तो ये फोर्सेस के कारण कुछ ना कुछ इसका एक्सटेंशन हो जाएगा, है ना। तो यदि सपोज करो ये यहाँ पे एक्सटेंशन हो गया डेल्टा का, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारा लीनियर डिफॉर्मेशन, लीनियर डिफॉर्मेशन, ठीक है। जनरली ये फोर्सेस के कारण प्रोड्यूस होता है। हम ये भी देखेंगे कि मूवमेंट्स के कारण भी लीनियर डिफॉर्मेशन होगा वो, लेकिन जनरली यदि हम कहें तो वो फोर्सेस के कारण होगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, यदि एक ये बॉडी यहाँ से यहाँ चली गई तो ये इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, कि ये एस डिस्प्लेस हो गई, तो ये होगा हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यदि कैंटिलीवर बीम पे हमने एक ये देख लिया, एक ये देख लिया, ठीक है। यदि कैंटिलीवर बीम पे हमने क्या लगा दिया, कपल लगा दिया या फिर कहीं मूवमेंट लगा दिया, मैंने बताया है आपको कि कपल ही है, कपल जो कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d, है ना। तो वो उसकी ओरिएंटेशन पे हम उसे कभी मूवमेंट बोलेंगे, कभी टॉर्क बोलेंगे, ठीक है। तो यदि हमने यहाँ पे मूवमेंट लगा दिया, ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण ये बेंड होगा। ऑफ कोर्स सी बात है कि हमारा जो मूवमेंट है वो रोटेशन प्रोवाइड करता है ना। तो ये हमारे पास ऐसा बेंड हो गया, ठीक है। यदि हम इनिशियली यहाँ से टेंजेंट, इसका टेंजेंट ले, है ना, तो ये थीटा का डिफॉर्मेशन हो गया। तो ये डिफॉर्मेशन क्या बोलते हैं हम इसे, एंगुलर डिफॉर्मेशन, विच इज मेजरली किसके कारण होता है, मूवमेंट के कारण। हम देखेंगे कि फोर्सेस के कारण भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और हमारा यदि हम डिस्प्लेसमेंट देखें एंगुलर टाइप का, तो एक सिंपल सा पेंडुलम टाइप का ये मास है, ठीक है। इसमें हमने लगाया कुछ भी फोर्स, ये यहाँ पे हिंज है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ऐसे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल बना है इसे बोलेंगे हम एंगुलर, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमारे पास 4 टाइप के डिफॉर्मेशन एंड डिस्प्लेसमेंट है, बना लो ये। अभी इसमें यदि हम देखा जाए, यदि कोई किसी एक बच्चे को दिमाग में ये आ जाए कि सर यदि मैं देखूं तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया, मैं बोलूँगा ठीक है हो गया, मुझे भी दिख रहा है। तो बच्चा बोलेगा कि यार सर फिर तो ये डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहिए ना इसको। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा बताता हूँ कि यदि रिजिड बॉडी है, सपोज करो ये बीम रिजिड होता तो इसमें डेल्टा आता ही नहीं, मतलब यदि इसको हिलना रहता, यहाँ से डिस्प्लेस करना रहता डेल्टा का, तो पूरा का पूरा बीम डिस्प्लेस होता, ठीक है। लेकिन सिंस हमारी बॉडी रिजिड नहीं है, परफेक्टली रिजिड कह सकते हैं लेकिन परफेक्टली रिजिड नहीं है, डिफॉर्मेशंस होगा, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट भी होगा कुछ पॉइंट्स का होगा, कुछ का नहीं होगा, मतलब ये प्योर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, नॉट प्योर डिस्प्लेसमेंट या फिर डिफॉर्मेशन, है ना। यदि ये सारे के सारे पॉइंट्स विदाउट अपनी डिस्टेंस चेंज किए डिस्प्लेस हो जाते हैं तो हम उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कौन सा टाइप का,
प्योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी हमने सॉम स्टार्ट करने में मैंने क्या बोला था कि हमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे ही वर्क करना है, मतलब हमारा बीम कॉलम ये कहीं भाग के नहीं जाते। यदि मैं आज भी कॉलम को या फिर बीम को ऊपर देखूंगा तो वो आज भी यहाँ है और वो कल भी वहीं रहेंगे और कुछ सालों बाद भी वहीं रहेंगे। तो मतलब इक्विलिब्रियम पे होंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हमने कंडीशंस क्या देखी थी? हमने 2 टाइप्स के सिस्टम्स देखे थे, कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट, है ना। और यदि हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करें, किसकी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करें, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, तो हमारे पास फॉर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम concurrent system, for non-concurrent system summation of forces equals to 0 and summation of moments is 0। फोर्सेस में भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल है ना। तो यदि मैं लिखूं बाइफर्केशन से कि समेशन ऑफ फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0 एंड समेशन ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0, तो ठीक है, हमारे पास कितने इक्वेशंस आ गए? 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, यदि हम कॉन्करेंट की बात करेंगे, तो कॉन्करेंट सिस्टम हमने देखा था। देखो ये नॉन कॉन्करेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 एक्सिस है और कोई सा भी एक पॉइंट पे मैच नहीं कर रहे, लेकिन यही 3 फोर्सेस एक ही पॉइंट पे मिलते तो कॉन्करेंट हो जाता। तो यहाँ पे फॉर कॉन्करेंट सिस्टम कौन सी कंडीशन हमारी? ये वाली कंडीशन हट जाएगी। तो समेशन ऑफ एफ एच इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ एफ वी इक्वल्स टू 0, है ना। ये हो जाएगा 2 इक्विलिब्रियम कंडीशंस। नॉन कॉन्करेंट हमने एक एग्जांपल तो देखा ही था, ट्रसेस में जो भी जॉइंट्स होते हैं वो कॉन्करेंट सिस्टम टाइप के होते हैं, है ना। तो उसमें 2 ही अननोन फोर्सेस हम निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये लिख लेना, द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सॉम की डेफिनेशन लिख लो। व्हाट इज सॉम? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, है ना, या फिर कहें एप्लीकेशंस ऑफ सॉम। ठीक है, तो इसमें लिखो सॉम इज द स्टडी ऑफ, किसकी? सॉम इज द स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशंस। डिफॉर्मेशंस हमने दोनों टाइप के देखे हैं, कौन से? एंगुलर एंड लीनियर। तो ब्रैकेट में लिख लेना एंगुलर एंड लीनियर। एट स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, फुल स्टॉप। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी? समेशन ऑफ फोर्सेस इज 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट इज 0। ठीक है, तो हमने टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन देख लिए थे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस देख ली थी। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो कि डिफॉर्मेशंस हमारे पास आता किन किन चीज़ों से। ठीक है, मतलब हमारे पास हम किसी बॉडी को डिफॉर्म कैसे कैसे कर सकते हैं। तो लिख लो, क्या लिखना है? डिफॉर्मेशन इज ड्यू टू, और उसके बाद हम पहले ये समझ लो फिर देखेंगे क्या। फर्स्ट हमने अभी अभी क्या देखा था लीनियर डिफॉर्मेशन में? ये बीम कौन सा है? कैंटिलीवर बीम है ना, फिक्स्ड सपोर्ट है। ठीक है, ये फोर्स है हमारा F। हमने जो ये फोर्स लगाया है इसका नेचर क्या है? देखो, ये फोर्स इस बीम के एक्सिस से पास हो रहा है, दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सियल फोर्स। एक्सियल फोर्स हमारे पास लगाने के 2 तरीके हैं, या तो हम इसको इस डायरेक्शन में लगा सकते हैं, इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में लगा मतलब हमें ये टेंशन दे रहा है, एंड इस डायरेक्शन में लगा है तो कंप्रेशन। तो इसके कारण हमारा
ऐसा डिफॉर्मेशन होगा जो कि हमने अभी हाल देखा था, है ना। तो एक्सियल फोर्स के कारण इस टाइप का डिफॉर्मेशन होता है, लीनियर, ठीक है। दूसरा, यदि यही फोर्स हमने इसकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगा दिया, अब आप पूछोगे कि सर ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या होता है। हमारे पास यदि कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि 3 परपेंडिकुलर एक्सिस देखें तो एक एक्सिस ऐसा होगा जो इसके एक्सिस से पास होगा, उसे एक्सियल एक्सिस बोल दी। बाकी उसके परपेंडिकुलर जो भी 2 एक्सिस हैं, कौन से, यदि ये डायरेक्शन एक्सियल हो गया तो एक एक्सिस ये हो गया, ये भी ट्रांसफर्स है, एंड एक एक्सिस ये हो गया, वो भी ट्रांसफर्स है। मतलब ये हमारा एक्स एक्स था, ये वाई वाई था, और ये जेड जेड था। तो यदि एक्स एक्स को हमने यदि एक्सियल डायरेक्शन बोल दिया है तो हमारा जो y है वो क्या है, ट्रांसवर्स, एंड z भी ट्रांसवर्स होगा, ठीक है। तो यदि मैं z के अलोंग ऐसा एक फोर्स लगा दूं, ठीक है, तो यहां पे ये ट्रांसवर्स फोर्स है, ठीक है, यहां पे ये एक्सियल फोर्स है, तो यहां पे ट्रांसवर्स फोर्स है, ट्रांसवर्स फोर्स, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, ठीक है, इसके कारण भी डिफॉर्मेशन होगा, कौन सा वाला, एंगुलर, एंड ये वाला डेल्टा, इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन, ठीक है। जो y डायरेक्शन में होता है उसे बोलते हैं हम डिफ्लेक्शन, एंड यहां पे जो ये थीटा, यहां पे ये जो थीटा बना है इसे बोलेंगे एंगुलर। तो ये दोनों टाइप के डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, एंगुलर डिफॉर्मेशन या फिर रोटेशन बोल सकते हैं। यहां पे डिफ्लेक्शन नहीं आया ना एंगुलर आया, ठीक है। ये हो गए फोर्सेस के कारण। तीसरा किसके कारण हो सकता है, कपल के कारण। कपल सबने देखा है, कौन सा वाला कपल, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, ठीक है। तो कपल लगाते हैं, इस पे कपल लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा बीम था, यही वाला है ना, इसको मैंने 3D में बनाया। इसका एक एक्सिस है, ठीक है। यदि हमने कपल को इस तरह से लगाया कि वो उसका जो रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है, किसका, इस बीम का एक्सिस के अबाउट रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सियल कपल। क्या बोलेंगे हम, एक्सियल कपल। क्या इसी को हम टॉर्क भी बोलते थे, हाँ, इसी को हम टॉर्क भी बोलते थे, ठीक है। तो एक्सियल कपल में देखो हमने क्या किया, फोर्सेस ऐसे लगा दिए जो कि टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये जब मैं टॉर्क पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि टॉर्क एक्चुअली में आप लगाते तो यही है, ऐसा, लेकिन इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, फोर्सेस के कारण, क्योंकि हम मूवमेंट भी नहीं लगाते, हम फोर्सेस लगाते हैं। कपल में क्या है, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, उनने मूवमेंट बनाया है, ठीक है। मतलब हम लगाते हमेशा फोर्सेस ही हैं, है ना। तो ये फोर्सेस हैं, लेकिन ये ई सेंट्रिक फोर्सेस हैं, मतलब सेंटर जो होता है यहाँ पे ये सेंटर से पास हो रहा है। यदि यहाँ पे भी यदि मैं देखूँ इसका जो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था, ठीक है, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन था, तो ये यहाँ पे भी सेंटर से पास हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे मूवमेंट जनरेट नहीं हुआ। लेकिन जो यहाँ पे जो टॉर्क है उसके लिए हमने फोर्सेस ऐसे लगाए हैं, ठीक है। यदि ये सेंटर है तो इससे d/2 एंड d/2, ठीक है। तो हमारा जो टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क विल बी F d/2 प्लस d/2 विच इज Fd। ये हमारा कपल हो जाएगा। तो ये होता है, हम मोमेंट या फिर टॉर्क भी लगाते हैं वो फोर्सेस के कारण ही लगाते हैं। कौन से फोर्सेस होते हैं, वो एक्सिस से पास नहीं होते। ये एक्सिस से पास हुआ तो इसका जो मोमेंट है ना, वो 0 होता है, ठीक है। तो टॉर्क लगाया तो अब क्या होगा, यदि यहाँ पे जो हमारा एरिया था, यदि मैं इसको A
बी सी एंड डी बोल दूं, ए बी सी एंड डी बोल दूं, तो अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा रोटेट, क्योंकि इसका जो एक्सिस है उसके अबाउट हमने टॉर्क लगाया है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सियल रोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, यदि हम कपल को ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगाते हैं, कौन सी डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स कपल, ठीक है। ट्रांसवर्स कपल को हम मूवमेंट भी बोलते थे, क्योंकि हमने बोला था कि टॉर्क के अलावा जो भी कपल लगे हैं वो मूवमेंट्स है, ठीक है। देखो कैसे लगे, यदि हमने ये लिया बीम, ठीक है, तो यदि एक मूवमेंट मैंने लगा दिया इस एक्सिस के अबाउट, तो ये भी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हो गया, जो कि इसको नीचे की साइड बेंड करवाएगा। एक और हमारे पास एक और एक्सिस बचा है, तो या तो फिर हमने ये डायरेक्शन में लगा दिया, सिंस ये वाला जो एक्सिस है हमारे पास, देखो ये वाला जो एक्सिस था वो हो गया एम एक्स, जो कि हमने टॉर्क यहाँ पे लगाया है वो एम एक्स है, कौन सा है, एम एक्स है। यहाँ पे ये किसके अबाउट लगा है, एम जेड के, है ना, तो ये एम जेड हो गया, और ये किसके अबाउट लगा है, एम वाई, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ट्रांसवर्स कपल, जो कि मोमेंट्स है, इसको हम टी एक्स या एम एक्स बोल सकते हैं, एम एक्स बोलो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो टॉर्क ही रहेगा, ठीक है। तो जब ये मूवमेंट लगाया तो ये अपने आप ऐसे बेंड होगा, ठीक है। यदि मैं इसकी इस वाले की पोजीशन में देखूं, ये वाला यहाँ पे है ना, ये वाला एज, तो जब ये यहाँ पे ऐसा रोटेशन होगा, है ना, तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, जो यहाँ पे एक प्लेन था, प्लेन ए बी सी डी, यदि मैं उसको बना दिया यहाँ पे ए बी सी एंड डी, तो इसने क्या किया, जैसे ही मैंने इस पर कपल लगाया, कौन सा वाला, ऐसा वाला, तो इसने इसको रोटेट करवा दिया, कैसे, ऐसे, ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो थीटा आ गया, ये हो गया डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन, है ना, और ये हो गया हमारा डिफ्लेक्शन। तो सिंस जो डिफ्लेक्शंस हैं वो ट्रांसवर्स कपल एंड ट्रांसवर्स फोर्सेस के कारण आ रहे हैं, एक्सियल वाले में देखो यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन तो नहीं आया, डिफॉर्मेशंस आया, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्योर लीनियर डिफॉर्मेशंस, यहाँ पे प्योर एंगुलर बोल सकते हैं, यहाँ पे मिक्स्ड, है ना, डिफ्लेक्शन भी आ रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप बना लो, एंड कपल की डेफिनेशन क्या लिखवाऊँ, क्या मैंने अच्छे से लिखवा दिया है वहाँ पे, लेकिन यदि जिसको लिखना हो, यदि जिसने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नहीं पढ़ा हो, उनके लिए मैं बोल दूं कि टू इक्वल कपल इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज देखो कपल इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन। तो व्हाट इज कपल, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d, ठीक है, इसे बोलते हैं हम कपल। तो ये पूरा डायग्राम बना लो, एंड नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है।